हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु। मेरा नाम वरिंदर है और आज हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने आए हैं। हम जानने आए हैं कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें राजनीतिक विज्ञान से संबंधित क्या क्या सवाल है या फिर क्या प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आते हैं हमारे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को यूजीसी नेट वालों ने मेनली 10 पार्ट में डिवाइड किया है, 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है। और जो पहला यूनिट है उसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में मेनली हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, पहला है कंसेप्ट्स और दूसरा है पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। जब हम कंसेप्ट्स की बात करें तो कंसेप्ट में कुछ 7-8 कंसेप्ट लिखे हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि इन कंसेप्ट्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, किन शब्दों से हुई है, किस भाषा के शब्द से ली गई है और क्या इनका लिटरल मीनिंग है, और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए कौन कौन से थिंकर हैं जिन्होंने अहम कथन कहे हैं, उन थिंकरों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके ऊपर हमारा फोकस रहता है। और साथ ही साथ हम विभिन्न विचारधाराओं ने, आइडियोलॉजीज़ ने क्या क्या कहा है इन थॉट कंसेप्ट्स के ऊपर, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो पहला कंसेप्ट हम पढ़ते हैं उसका नाम है लिबर्टी, जिसे हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं। या हम स्वतंत्रता के बारे में इन डिटेल समझते हैं कि है क्या स्वतंत्रता और क्या क्या बातें कही गई है किस किस थिंकर के द्वारा स्वतंत्रता के बारे में। दूसरा कंसेप्ट जो हम पढ़ते हैं वो है इक्वालिटी, जिसे समानता कहते हैं। तीसरा जस्टिस, जिसे न्याय कहा जाता है। चौथा राइट्स, जिसे अधिकार कहते हैं। पांचवा डेमोक्रेसी, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। छठा पावर, जिसे शक्ति कहा जाता है। और सातवां सिटीजनशिप, जिसे नागरिकता कहते हैं। जब हम लिबर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो हम टाइप्स ऑफ लिबर्टी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ मेनली एक थिंकर है बाकर, उनके द्वारा बताए गए 3 तरह की लिबर्टी पे फोकस रहता है। लिबर्टी के बारे में जे.एस. मिल ने क्या कहा है, टी.एच. ग्रीन ने क्या कहा है, ये देखते हैं। और बहुत से थिंकरों ने क्या क्या कहा है वो हम पढ़ेंगे। जब हम इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट है उसके बारे में समझते हैं। जब हम न्याय के बारे में पढ़ते हैं तो प्लेटो और एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और प्लेटो उनके गुरु थे, उनके द्वारा बताए गए थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ते हैं। जॉन रॉल्स के द्वारा बताए गए थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे थिंकर हैं जिन्होंने जस्टिस के बारे में क्या कहा है वो पढ़ते हैं। प्लेटो की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने जस्टिस के कंसेप्ट को बताया, वो पढ़ते हैं। तो इनसे संबंधित इनकी किताबों को भी याद करते हैं। जब हम राइट्स, अधिकार के बारे में पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ राइट्स के ऊपर फोकस रहता है। और साथ ही साथ ह्यूमन डिक्लेरेशन, यूनाइटेड नेशन UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मानवाधिकार है, उसके बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार को अपनाया गया था। और साथ ही साथ जो ये डिक्लेरेशन है उसमें कितने आर्टिकल्स है और उन आर्टिकल्स में क्या क्या बताया गया है वो समझते हैं। जब हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं तो डेमोक्रेसी के बहुत सारे व्यूज़ पढ़ते हैं कि किसने क्या बोला डेमोक्रेसी के ऊपर। और साथ ही साथ इसके 2 प्रकारों पे फोकस करते हैं, जो कि पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनकी शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 एलिमेंट्स है उसके बारे में इन डिटेल समझते हैं। जब पावर के बारे में पढ़ते हैं तो पावर के जो कंसेप्ट है उसको समझते हुए हम मार्क्सिस्ट व्यू पढ़ते हैं पावर के ऊपर, लिबरल व्यू पढ़ते हैं, लिबर्टेरियन व्यू पढ़ते हैं, फेमिनिस्ट व्यू पढ़ते हैं पावर के ऊपर कि इन्होंने क्या क्या बोला है पावर के बारे में। जब हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, मतलब प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं। नागरिकता के बारे में अलग अलग विचारकों ने क्या क्या कहा है, क्या उनकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ठीक है जी। और जब हम पॉलिटिकल ट्रेडिशन पे फोकस करते हैं, पहला पार्ट ए पार्ट था कंसेप्ट और बी है पॉलिटिकल ट्रेडिशन। जब हम पॉलिटिकल ट्रेडिशन पे फोकस करते हैं तो हम जो सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ते हैं या कहे विचारधारा पढ़ते हैं उसका नाम है उदारवाद। उदारवाद, जिसे लिबरलिज्म कहते हैं। या हम जानते हैं कि फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक है और उनके द्वारा उदारवाद के बारे में क्या विचार कहे गए वो पढ़ते हैं। उदारवाद के प्रकार पढ़ते हैं, जहाँ क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, जिसे लिबर्टेरियनिज्म कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जब हम कंजर्वेटिविज्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसे रूढ़िवाद कहा जाता है,
इससे संबंधित अहम थिंकरों के बारे में पढ़ते हैं, इसके भी स्वरूपों को पढ़ते हैं, जहाँ पर एक तो क्लासिकल है, दूसरा मॉडर्न है, एक कंटेम्प्रेरी है। एडम बर्क के बारे में पढ़ते हैं जो कंजर्वेटिव थिंकर है। जब हम सोशलिज्म अर्थात समाजवाद के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो समाजवाद शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग सेंट सिमन ने किया था, और साथ ही साथ इससे संबंधित जो थिंकर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, समाजवाद को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है वो जानते हैं। जब मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, तो हमें पता लगता है कि कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ मार्क्सिज्म कहा जाता है। मार्क्सवाद पर कार्ल मार्क्स जी के क्या विचार है वो हम इन डिटेल समझते हैं। लेनिन के विचार समझते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रामसी के विचार समझते हैं। मार्क्सिज्म पर बहुत सारे थिंकर हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है जब हम मार्क्सवाद के बारे में पढ़ेंगे। फेमिनिज्म, नारीवाद, जब हम नारीवाद की बात करते हैं तो हम सबसे पहले थिंकर है जो मैरी वोल्सनक्राफ्ट, उनके बारे में पढ़ते हैं। उनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792, उसके बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ फेमिनिज्म के वेव्स पढ़ते हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। साथ ही साथ फेमिनिज्म के अलग टाइप्स पढ़ते हैं जैसे कि रेडिकल फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, ठीक है जी। और जब हम इकोलॉजिज्म जिसे पारिस्थितिकीवाद कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट है डीप इकोलॉजी का, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। इन डिटेल हम समझेंगे कि कौन कौन से थिंकर है जो इकोलॉजी वाले कंसेप्ट से संबंधित है, उन्होंने क्या बोला है, उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है। जब हम मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में पढ़ते हैं जिसे बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं, जिसे बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है, तो यहाँ पे हम विल किमलिका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। उनकी माइनॉरिटी राइट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो पढ़ते हैं। साथ ही साथ और भी थिंकर हैं जो मल्टीकल्चरलिज्म को डिफाइन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मेनली जब हम पॉलिटिकल थ्योरी वाले सेक्शन में पढ़ते हैं तो यहाँ बहुत सारे थिंकर्स, देयर बुक्स, साथ ही साथ बुक्स का क्या टाइम है, किस समय वो पब्लिश हुई है। डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज देखते हैं जैसे लिबरल, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, कम्युनिटेरियन, ये सभी इन कंसेप्ट्स के बारे में क्या कहते हैं वो ध्यान में रहता है। एक तरफ तो हम लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म को इन डिटेल पढ़ते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, शुरुआत क्या हुई, ये कंसेप्ट है क्या, बेसिकली ये ट्रेडिशंस है क्या, वो तो पढ़ते ही हैं। लेकिन जब हम इन कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो हम इन्होंने इन कंसेप्ट के बारे में क्या कहा है ये भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। जो नेक्स्ट यूनिट है हमारे सिलेबस में वो है पॉलिटिकल थॉट। यहाँ बहुत सारे थिंकर्स, फिलोसफर कह लीजिए, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके विचारधाराओं को पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, क्या क्या उनकी फिलोसफी थी, क्या क्या उनका कंसेप्ट था। सबसे पहले हम कन्फ्यूशियस को पढ़ते हैं, इनकी पढ़ाई हुई शिक्षाओं को, इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी को कन्फ्यूशियनिज्म कहा जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या विचार दिए थे लोगों के संबंध में कि मनुष्य कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, राज्य कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो इन डिटेल पढ़ेंगे। जब प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं तो आपको मैंने बता ही दिया कि प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है, और ये एरिस्टोटल के गुरु होते हैं। इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस पे हमारा फोकस रहता है, एजुकेशन सिस्टम पे फोकस रहता है, आइडियल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, सेकेंड बेस्ट स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। इनके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उन सभी को हम इन डिटेल में समझते हैं।
जब हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इनका जो मेथड था वो इंडक्टिव मेथड था, हिस्टोरिकल मेथड था, कंपैरेटिव मेथड था, एनालिटिकल मेथड था इनके स्टडी का। इनकी भी थ्योरी ऑफ जस्टिस पे हमारा फोकस रहता है। साथ ही साथ इन्होंने थ्योरी ऑफ फैमिली बताई है, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी बताई है, थ्योरी ऑफ स्लेवरी सिस्टम बताया है। साथ ही साथ इन्होंने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की है। इन्होंने 158 संविधानों का कंपैरेटिव स्टडी किया था, वो पढ़ेंगे। इनकी इंपॉर्टेंट्स किताब्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जब हम मैकियावेली के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि इन्हें फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है। इनकी 2 बुकों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, एक डिस्कोर्स ऑफ लाइफ और दूसरा द प्रिंस। इन्होंने एक तरफ मोनार्की को सपोर्ट किया है और दूसरी तरफ रिपब्लिक सिस्टम के बारे में बात कही है। इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा है वो पढ़ेंगे, स्टेट के ओरिजिन के बारे में क्या कहा है वो समझा जाएगा। जब हम हॉब, लॉक, रूसो, मैं तीनों को एक साथ इसलिए रख रहा हूँ कि ये तीनों एक साथ ही संबंधित है और इन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था। इन्होंने मनुष्य की प्रकृति को डिफाइन किया था। इन्होंने जो नेचुरल कंडीशन है, प्राकृतिक अवस्था है, उसको डिफाइन किया था। इन्होंने सामाजिक समझौते की बात की है। इन्होंने माना कि स्टेट मैन मेड है। क्या माना इन्होंने? स्टेट आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। यांत्रिक है, राज्य को बनाया गया है मनुष्य के द्वारा। इनका हम स्टेट और जो सिटीजनशिप है उनके बीच क्या रिलेशन रहता है, जो नागरिक है उनके बीच क्या संबंध है वो पढ़ेंगे। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स पे फोकस होएगा, जैसे हॉब्स की इंपॉर्टेंट बुक है लेवियोथन, लॉक की है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट एंड रूसो की है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी दी है और इनकी पुस्तक का नाम भी सामाजिक समझौता अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये वो थिंकर है जिन्होंने स्टेट को मैन मेड माना है कि ये मनुष्य द्वारा तैयार किया गया है। और प्लेटो और एरिस्टोटल वो थिंकर है जिन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी दी है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। अर्थात इनका मानना था कि राज्य प्राकृतिक संस्था है जिसका धीरे धीरे विकास हुआ है। नेक्स्ट थिंकर हम हेगल पढ़ेंगे। इनका जो फोकस है वो डायलेक्टिक थ्योरी पे है। डायलेक्टिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात करते हैं, उसको इन डिटेल समझेंगे। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट मैंने बता दिया, फेमिनिस्ट। इनके विचार पढ़ेंगे कि इन्होंने फीमेल्स के राइट्स पे किस तरह से फोकस किया है, महिलाओं के अधिकारों की बात की है। इनके जो महिला उत्थान के कंसेप्ट है जहाँ ये एजुकेशन को फोकस मानते कि हर एक को एजुकेशन दिया जाना चाहिए। एजुकेशन से रैशनैलिटी आती है और रैशनैलिटी कहीं ना कहीं इंसान को विजडम की तरफ, वर्च्यू की तरफ ले जाती है। इन डिटेल इनकी बुकों के नाम पढ़ेंगे, जैसे कि एक बुक का नाम मैंने आपको बता ही दिया, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792। उससे पहले एक और बुक लिखी इन्होंने फ्रांस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हुए, उस बुक का नाम है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन 1790, जहां पे इन्होंने एडम बर्ग को सपोर्ट किया है। नेक्स्ट थिंकर है जे.एस. मिल। जब हम जे.एस. मिल के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जे.एस. मिल और एरिस्टोटल में एक सिमिलैरिटी है कि इन दोनों ने ही अपने गुरु का क्रिटिक किया था। एरिस्टोटल ने प्लेटो का क्रिटिक किया था। प्लेटो का जो सबसे बड़ा क्रिटिकर है वो उनका खुद का शिष्य है। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी अपने गुरु बेंथम को क्रिटिक किया था। जो इनकी यूटिलिटेरियन फिलॉसफी है बेंथम की, उसको क्रिटिक करते हुए ये कहते हैं कि बेंथम का जो फोकस है वो सिर्फ क्वांटिटी पे है, लेकिन अगर हैप्पीनेस और पेन को अगर आपने डिफाइन करना है तो उसके लिए क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। इन डिटेल हम इस बात को समझेंगे और भी विचार इनके। कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने बता ही दिया। जब हम मार्क्सिज्म पढ़ते हैं इनको फादर ऑफ मार्क्सिज्म कहते हैं, मार्क्सवाद के पिता कहते हैं। इनकी सारी थ्योरी पढ़ेंगे, क्लास स्ट्रगल वाली थ्योरी पढ़ेंगे जहाँ पे ये बताते हैं कि प्रत्येक समय में 2 क्लासें विद्यमान रही है, एक हैव और दूसरा हैव नॉट। इन डिटेल समझेंगे। इनका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक थ्योरी पढ़ेंगे इनकी। इन्होंने मैटर को सुप्रीम माना था और हेगल जो है वो अपने डायलेक्टिक थ्योरी में
आइडिया को सुप्रीम मानते हैं। ये आइडिया पे फोकस करते हैं और ये मैटर पे फोकस करते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में कथन भी है कि इन्होंने कहा था कि जो हेगल है वो अपने सर के बल खड़े हैं और मैं उनको सीधा करने का काम कर रहा हूँ। इस तरह की थ्योरियाँ पढ़ेंगे, इस तरह के विचार पढ़ेंगे। ग्रामसी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामसी का हेजेमनी कंसेप्ट पढ़ेंगे, कल्चरल हेजेमनी कंसेप्ट पढ़ेंगे और जानेंगे कि ग्रामसी ने क्या क्या कहा है मार्क्सिज्म के बारे में। नेक्स्ट थिंकर है हाना अरेंट, ये की है हाना अरेंट। इनके विचार पढ़ेंगे। इन्होंने वर्क, लेबर और एक्शन, 3 वर्ड है, वर्क, लेबर, एक्शन। नंबरिंग गलत होगी, पहले पे लेबर है, दूसरे पे वर्क है और तीसरे पे एक्शन है। इसको डिफाइन करते हुए इंसान की क्षमताओं को बताया है। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं इनके और बहुत ही फिलॉसफी है इनकी कि जो एक्शन है वो हाईएस्ट स्टेज है। ठीक है जी, इन डिटेल समझेंगे हाना अरेंट की बुक को। इन्होंने किस तरह से टोटलिटेरियनिज्म को क्रिटिक किया है, ये नाजिज्म को और स्टैलिनिज्म के क्रिटिकर थे। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे इनके बारे में जब पढ़ेंगे। जब फ्रेंटिस फैनन के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने कॉलोनिज्म या कहे उपनिवेशवाद उसका क्रिटिक किया है। इन्होंने वाइट बर्डन थ्योरी की बात की है, वाइट बर्डन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है, मास्क वाली बुक है। ठीक है जी, याद नहीं आ रहा मुझे, पर है एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बुक का नाम है, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क। ठीक है जी, वो पढ़ेंगे जहाँ पे इन्होंने वाइट बर्डन थ्योरी की बात की है। वाइट बर्डन थ्योरी क्या था कि उपनिवेश काल के दौरान में जो वाइट पीपल थे वो सोचते थे कि वो आए हैं धरती पर अफ्रीकन और एशियन पीपल को ट्रीट, वो सभ्य बनाने के लिए आए हैं उनको। ठीक है जी, कल्चर्ड करने के लिए आए हैं क्योंकि इनको जीने का तरीका नहीं आता। वाइट बर्डन थ्योरी में ऐसा कुछ बताया हुआ है, हम इन डिटेल समझेंगे। नेक्स्ट थिंकर हम माओ जेडोंग पढ़ेंगे। ये चाइना के दूसरे थिंकर हैं। पहले हमने कन्फ्यूशियस के बारे में देखा है, वो भी चाइना के रहने वाले थे। इन्होंने किस प्रकार मार्क्सिज्म को बताया वो इन डिटेल समझेंगे। इनकी रेड गार्ड वाली थ्योरी पढ़ेंगे, रेड नोटबुक के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने किस तरह से पीजेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना था रेवोल्यूशन के लिए, वो समझेंगे। और जो लास्ट थिंकर हम पढ़ते हैं इस यूनिट में वो है जॉन रॉल्स। प्लेटो, जिनका टाइम पीरियड बीसी में है, उन्होंने बात की थी थ्योरी ऑफ जस्टिस की। उनके बाद लगभग 2300 साल बाद जॉन रॉल्स वो थिंकर है जिन्होंने न्याय के सिद्धांत को अपनी सभी फिलोसफी का आधार बनाया है। तो इनके थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ेंगे, वेल ऑफ इग्नोरेंस को पढ़ेंगे, ओरिजिनल पोजीशन को पढ़ेंगे, जस्टिस के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, डिफरेंस प्रिंसिपल एक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन डिटेल हम रोल्स को समझेंगे जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कह ले या फिर कहें पॉलिटिकल थॉट वाले सेक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये यूनिट 2 है। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो है यूनिट 3, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। यहाँ पर हम भारत के जो स्कॉलर्स है, थिंकर्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहला जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो है धर्मशास्त्र। यहाँ पर हम डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, मनु एज अ फर्स्ट लॉ गिवर के बारे में पढ़ेंगे, 4 वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, आश्रम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ है जो हमने यहाँ पढ़ना है। कौटिल्य की बात करें तो इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र उसके बारे में पढ़ेंगे, इनकी सप्तांग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, मंडल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो स्पाई सिस्टम इन्होंने बताया, गुप्तचर वाली प्रणाली बताई है वो पढ़ेंगे। इन्होंने जो सप्तांग थ्योरी दी है उसमें 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की बात की है, जिनमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, मित्र और दंड आते हैं। उनको इन डिटेल समझेंगे। जब अगनसुता के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि अगनसुता मेनली महात्मा बुद्ध और उनके 2 ब्राह्मण शिष्यों भारद्वाज और वसेठा के मध्य वार्तालाप है, डायलॉग है, उसको इन डिटेल समझेंगे। और साथ ही साथ बुद्ध द्वारा बताए गए, महात्मा बुद्ध जी द्वारा बताए गए ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और दूसरा द सोशल ऑर्डर, 2 कंसेप्ट इनके, उनके बारे में इन डिटेल समझेंगे। बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी 2 जो बहुत ही अहम किताबें हैं, वैसे तो 3 किताबों के नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत सारी किताबें पर 3 अहम है। पहला हसरतनामा, दूसरा तारीख़ फिरोजशाही और तीसरा फतवा-ए-जहांगीरी।
इन 3 बुकों को इन डिटेल पढ़ेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि इन्होंने क्या बताया था पॉलिटिकल ऑर्डर और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। जब हम कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे तो निर्गुण भक्ति के बारे में पढ़ेंगे, इनके कंसेप्ट पे फोकस रहेगा, इनकी बुकों में फोकस रहेगा। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है बीजक, वो 3 पार्ट में डिवाइड है, साखी, शब्द और रमेनी, उसके बारे में जानेंगे। पंडिता रमाबाई, हम जब पॉलिटिकल थॉट देख रहे थे तो वहां पे हमने मैरी वॉल्सनक्राफ्ट देखा था, और ये है इंडिया की पहली फेमिनिस्ट। ठीक है जी, इनको फर्स्ट इंडियन फेमिनिस्ट रेबल के रूप में भी जाना जाता है, पंडिता रमाबाई। इनको कितना ज्ञान था संस्कृत का, कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी उस टाइम पे जब औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इनको सरस्वत और पंडिता की उपाधि किसने दी थी ये जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि इन्होंने महिला के उत्थान के लिए क्या क्या किया, किस प्रकार के संगठनों का निर्माण किया। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है बाल गंगाधर तिलक। जब हम तिलक जी के बारे में पढ़ेंगे तो बाल गंगाधर तिलक का जीवन मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है। एक 1890 तक का, जहां पर वो शिक्षा के ऊपर फोकस करते हैं, और दूसरा पार्ट 1890 से लेकर टिल उनकी मृत्यु 1920 तक का, जहां पर वो सोशल रिफॉर्म या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। इन डिटेल समझेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या क्या मूवमेंट चलाए हैं, क्या क्या कंसेप्ट बताए हैं। ठीक है जी, किस तरह से इन्होंने इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट में, जो कि आज़ादी के लिए था, उसमें अपना योगदान दिया है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने मॉन्क का रूप धारण किया अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने के बाद। और शिकागो में जब ये गए थे और अपने धर्म के बारे में इन्होंने स्पीच दी थी, तो ये किस तरह से वर्ल्ड फेमस हो गए थे, इनके क्या कंसेप्ट है, नेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा है, नेशनलिज्म के बारे में क्या कहा है, वो जानेंगे। जब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे तो हम इनके ट्रू फ्रीडम वाले कंसेप्ट को पढ़ेंगे, नेशनलिज्म वाले कंसेप्ट को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनका ट्रू फ्रीडम वाला। मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जब ये वापस आते हैं इंडिया साउथ अफ्रीका से 1915 में, तब से लेकर टिल इनकी डेथ 1948 तक के टाइम को इंडिया में गांधी युग के रूप में कहीं ना कहीं कहा जाता है। इनके द्वारा चलाए गए जो मूवमेंट्स हैं उन पे हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ इनका जो राम राज्य वाला कंसेप्ट है, आइडियल स्टेट वाला कंसेप्ट है, वो जानेंगे। इनको क्यों फिलोसफिकल अनार्किस्ट कहा जाता है ये समझेंगे। ठीक है जी, जब हम सर अरबिंदो को पढ़ेंगे तो इनका एक और नाम है महर्षि। ये बड़े ही ज्ञानी थे, महर्षि के नाम से जाने जाते हैं। तो अरबिंदो घोष के बारे में पढ़ेंगे, इनके बताए हुए नेशन के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इन डिटेल इनके द्वारा चलाए गए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, धर्मा इन बंगाली एंड कर्मयोगिनी इन इंग्लिश के बारे में जानेंगे। इनके जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके ऊपर फोकस रहेगा, इनके बुक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब हम पेरियार ईवी रामास्वामी के बारे में जानेंगे तो जानेंगे कि इनका जो पूरा लाइफ है वो ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण पे डिपेंडेंट था। इनके साथ एक गुरुकुलम वाला इंसिडेंट होता है, जिसके बाद इन्होंने जो ब्राह्मण के सर्वोच्चता बनी हुई थी उसके खिलाफ मूवमेंट चला दिया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पढ़ेंगे। एंटी हिंदी मूवमेंट इन्होंने चलाया था वो पढ़ेंगे। मोहम्मद इकबाल के बारे में बताएं तो जब इकबाल जी के बारे में पढ़ेंगे तो इनका आइडिया ऑफ खुदी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स पे फोकस रहेगा। एम.एन. रॉय के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि पहला फेज़ इनका मार्क्सिस्ट फेज़ होता है, जहाँ ये कार्ल मार्क्स से इंस्पायर होते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा से खुश होते हैं। लेकिन जब इनका रॉय लेनिन कंट्रोवर्सी वाली सिचुएशन आती है उसके बाद इनका झुकाव गांधीवाद की तरफ हो जाता है। इनका रेडिकल ह्यूमैनिज्म का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है जी, इन्होंने माना था कि जो इंडिया में कैपिटलिस्ट सोसाइटी डेवलप हो रही है या फिर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म शुरू हो रहा है उसके पीछे जो रीज़न है वो ब्रिटिशर्स हैं। जहाँ कार्ल मार्क्स ने माना था कि समाज में हमेशा 2 ही वर्ग विद्यमान रहते हैं, इन्होंने माना कि इंडिया में उस समय में 4 प्रकार के वर्ग विद्यमान थे, वो डिटेल में समझेंगे। जब हम वी.डी. सावरकर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है, तो इनके शुद्धि मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि ये वो व्यक्ति थे जिनको 2 बारी लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा हुई थी। ठीक है जी, इनके कंसेप्ट को समझेंगे। हिंदुत्व इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो समझेंगे। इनकी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनका जो असली नाम था वो जानेंगे। साथ ही साथ इन्होंने किस तरह से दलितों के उत्थान पे फोकस किया वो समझेंगे। इनके द्वारा चलाए गए मूवमेंट्स जानेंगे। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो समझेंगे। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू, इन्हें सब जानते हैं, वैसे तो सभी को सब जानते हैं। ये इंडिया के फर्स्ट PM हैं।
प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो इंडिया में इलेक्शन 1952 में हुए थे, टिल 1964 ये यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे, लेकिन आज़ादी के पश्चात से लेकर इस समय तक यही एक तरह से कारोबार संभाल रहे थे देश का। इनके सोशलिज्म के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, पंचशील के बारे में पढ़ेंगे जो ट्रीटी इन्होंने चाइना के साथ की थी, ठीक है जी। राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ेंगे, लोहिया जी के बताए हुए 4 पिलर थ्योरी को पढ़ेंगे, 7 पिलर थ्योरी को पढ़ेंगे, जहाँ पे इन्होंने 7 इविल्स के ऊपर फोकस किया है। जो 4 पिलर्स है जिसको चौखंबा सिद्धांत कहते हैं, जहाँ पर इन्होंने सबसे पहले विलेज रखा है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर प्रोविंस एंड लास्ट में सेंटर रखा है, उसको इन डिटेल समझेंगे। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की है। जब हम जेपी नारायण उर्फ जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है टोटल रेवोल्यूशन, सर्वोदय, सोशलिज्म, इनके बारे में पढ़ेंगे। टोटल रेवोल्यूशन इन्होंने कब चलाया था, क्यों चलाया था, ये समझेंगे, ठीक है जी। साथ ही साथ जो अंतिम थिंकर इस यूनिट में है वो है दीनदयाल उपाध्याय, पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनके विचार पढ़ेंगे, इन्होंने किस तरह से इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म की फिलोसफी दी है, अंत्योदय की बात की है। जहाँ गांधी जी सर्वोदय की बात करते थे वहाँ पे इन्होंने अंत्योदय की बात की है कि जो लास्ट पर्सन ऑफ सोसाइटी है उसका भी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए। इनकी बुकों पे हमारा फोकस रहेगा। इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है जी। साथ ही साथ आरएसएस में इनका क्या रोल था वो समझेंगे। जो नेक्स्ट यूनिट हमारे सिलेबस में है वो है यूनिट 4। इस यूनिट को कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। इस यूनिट में हम अप्रोचेस पढ़ेंगे। यहाँ पे हम मेन 2 अप्रोचेस हैं, जैसे कि बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, डेविड ईस्टन की थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ बता भी रखा है, हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ेंगे, पॉलिटिकल कल्चर पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ेंगे, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पढ़ेंगे, कंपैरेटिव मेथड्स पे फोकस होगा। यहाँ बहुत सारे थिंकर हैं जिन्होंने, जैसे कि मैंने डेविड ईस्टन का नाम लिया, उनका पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे। गैब्रियल आलमंड के बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है जी। इन डिटेल सारे के सारे अप्रोचेस को समझेंगे और कौन कौन से थिंकर उससे संबंधित हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंट बुक्स है, वो बुक की रचना किस समय में हुई थी, यानी कि वो बुक कब प्रकाशित हुई थी, इन पे हमारा ध्यान रहेगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो है कॉलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन। यहाँ हम फॉर्म्स पे फोकस करेंगे कि कितने प्रकार होते हैं, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल क्या था एंड डीकोलोनाइजेशन क्या है, इसको इन डिटेल समझेंगे। नेक्स्ट नेशनलिज्म, जिसे हिंदी में राष्ट्रवाद कहा जाता है, उसके बारे में समझेंगे। यहाँ हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करेंगे, एक यूरोपियन दृष्टिकोण और दूसरा नॉन यूरोपियन दृष्टिकोण, कि दोनों दृष्टिकोणों के अनुसार जो राष्ट्रवाद है उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है जी। स्टेट थ्योरी पढ़ेंगे, जहाँ पे वैसे आपको स्टेट के बारे में बता दूं तो हर एक स्टूडेंट को, जो हर एक व्यक्ति को जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि स्टेट फॉर्म करने के लिए 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट चाहिए। वो है पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी जो है वो सबसे सुप्रीम एलिमेंट है, इसके बिना स्टेट फॉर्म नहीं हो सकता। और सॉवरेनिटी 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है जी। तो अब जब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो डिबेट ओवर द नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट सोसाइटीज़, ये डिबेट पढ़ेंगे। आपने वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर की सिचुएशन आई थी, जहाँ पे पूरे का पूरा विश्व 2 भागों में बट गया था, एक ईस्टर्न ब्लॉक, दूसरा वेस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक वो था जिसका फोकस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ था, और वेस्टर्न ब्लॉक वो था जिसका फोकस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ था। वेस्टर्न ब्लॉक में सुप्रीम यूएसए था और ईस्टर्न ब्लॉक में सुप्रीम यूएसएसआर था, ठीक है जी, जिसे सोवियत संघ भी कहते हैं। हम इन डिटेल समझेंगे कि इन दोनों विचारधाराओं का क्या इम्पैक्ट है, क्या फ़र्क है। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उपनिवेशवाद समाप्त होने के बाद जो स्टेट इमर्ज हो गए हैं, जिन्हें थर्ड वर्ल्ड नेशन भी कहते हैं, उनकी क्या सिचुएशन है। कल्याणकारी राज्य क्या होता है, आज के समय में वही राज्य सबसे उत्तम माना जाता है जो वेलफेयर स्टेट के रूप में कार्य करता है, ठीक है जी। इससे संबंधित विचारधाराएं पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड नेशन स्टेट, भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया ने आई थिंक एलपीजी 1991 में अपनाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस तरह से ही हम इन कंसेप्ट पे फोकस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, नेशन स्टेट, इनको इन डिटेल समझेंगे। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है या के टॉपिक है यूनिट 4 में, वो है पॉलिटिकल रिजीम। यहाँ पर हम डेमोक्रेटिक रिजीम पे फोकस करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्टोरल
लिबरल, मेजोरिटेरियन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये 4 तरह के प्रकार ही लगा लीजिए, इनको इन डिटेल समझेंगे। साथ ही साथ नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम जो गैर लोकतांत्रिक रिजीम है उनके ऊपर फोकस करेंगे, जैसे कि पेट्रोमोनियलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म एंड फासिस्ट। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर हम 2 तरह के रिजीम देखेंगे, एक लोकतांत्रिक रिजीम के क्या क्या प्रकार है वो देखेंगे, और दूसरा गैर लोकतांत्रिक जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता, वो जैसे टोटलिटेरियन सिस्टम है, फासिस्ट है, नाजी सिस्टम है, उसको इन डिटेल इस यूनिट में समझने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जहाँ पे हम फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकार कितने होते हैं, जैसे लिखित संविधान, अलिखित संविधान। ठीक है जी। रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है वो समझेंगे। किसने रूल ऑफ लॉ की बात सबसे पहले की थी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फोकस करेंगे, जहां हम जानेंगे लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि जो जुडिशरी है वो सुप्रीम क्यों है और इंडिपेंडेंट क्यों है। साथ ही इनसे संबंधित कंसेप्ट पढ़ेंगे। इमरजेंसी पावर एंड क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम डेमोक्रेटाइजेशन, जहाँ पे हम डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस करेंगे। जो यूनिट 4 में अगला टॉपिक है वो है विकासवाद या फिर कहे डेवलपमेंट, जहाँ पे हम अंडर डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ेंगे। एजी फ्रैंक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत से थिंकर है जो उससे जुड़े हुए हैं। इमैनुअल वॉलस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे आई थिंक। डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, मॉडर्नाइजेशन पढ़ेंगे, मॉडर्नाइजेशन में एडवर्ड सिल्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी थिंकर है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में मार्टिन कैप्लन के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी जैसे कंसेप्ट है, मतलब ये सारे वो कंसेप्ट हैं जिनके ऊपर किसी ना किसी थिंकर ने बोला है, उनकी किताब क्या है, उन्होंने क्या विचार विभक्त किए हैं इन कंसेप्ट के ऊपर, वो हम ध्यान से पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट है वो स्ट्रक्चर ऑफ पावर है, जहाँ पर हम मेनली एलिटिस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। रूलिंग क्लास, पावर एलिट एंड डेमोक्रेटिक एलिटिज्म। जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है उस पर यहाँ हमारा फोकस रहेगा। इसमें हम पैरेटो के बारे में पढ़ेंगे, मोस्का के बारे में पढ़ेंगे, मिशेल के बारे में पढ़ेंगे, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कंसेप्ट समझेंगे। जो नेक्स्ट है वो है एक्टर एंड प्रोसेस, यहाँ पे हम इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कितने इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो हम मल्टी पार्टी सिस्टम में इस समय, तो नेशनल पार्टी कौन सी है, ठीक है जी। और पार्टी सिस्टम के ऊपर किस किस विचारक ने क्या कहा है, क्या विचारधारा है वो समझेंगे। इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में समझेंगे। इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में बता दूं, ये वो ग्रुप होते हैं जो लोकतंत्र में डायरेक्ट रूप से भाग तो नहीं लेते, लेकिन अपनी नीतियों को मनवाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज पे या फिर जो सरकार में आ रखी होती पार्टियां उनके ऊपर प्रेशर डालती हैं और अपने लोगों का वेलफेयर करने का कार्य करती है। सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। एक नया टर्म आजकल चल रहा है न्यू सोशल मूवमेंट, वो पढ़ेंगे। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात NGOs के बारे में पढ़ेंगे, एवं सिविल सोसाइटी कैंपेन और रेवोल्यूशन। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हम यूनिट 4 में पढ़ने वाले हैं। इन डिटेल हम समझने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है, जैसे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक है जी, डिपेंडेंसी थ्योरी, ये सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो हमारे सिलेबस में है वो है यूनिट 5। इस यूनिट को इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में पढ़ते हैं हम। आज का समय वैसे भी अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है और ऐसा कोई देश नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की शक्तियों से बच सका है। मतलब कहीं ना कहीं हमको सहयोग के साथ मिलजुल के ही चलना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो जो पहला हम पढ़ने वाले इस यूनिट में वो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। हम सारे अप्रोचेस पढ़ेंगे जहाँ पे आदर्शवाद, आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरीज, फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये 8-10 कंसेप्ट है। इनके बारे में पढ़ेंगे, इन अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे कि किसने क्या बोला है, कौन सा थिंकर इनसे संबंधित है, और वही बात की उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और वो बुक कब प्रकाशित हुई है। बहुत जरूरी है क्योंकि UGC नेट के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बुक्स के ऊपर आ ही जाते हैं, ठीक है जी। कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जहाँ हम स्टेट डिफाइन करेंगे, स्टेट सिस्टम एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। साथ ही साथ पावर, शक्ति,
संप्रभुता, सुरक्षा, पावर, सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी के एलिमेंट्स पढ़ेंगे और उनके जो तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल अर्थात मॉडर्न, एक पारंपरिक तरीके और एक आधुनिक तरीके यानी नॉन ट्रेडिशनल तरीके, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, जहाँ पे हम चेंजिंग नेचर ऑफ वेलफेयर यानी कि जो कल्याणकारी राज्य का नज़रिया है वो किस तरह से बदल रहा है, जहाँ पे हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस यानी कि न्यूक्लियर पावर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ डिटरेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये वो टाइम पीरियड होगा जो 1945 के बाद का है, जब न्यूक्लियर पावर्स बना ली गई है, न्यूक्लियर देश बन चुके हैं। जो हम 5 देश हमेशा याद करते हैं, जो सबसे पहले 5 न्यूक्लियर पावर देश है, जैसे कि फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। सबसे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर दिखाई थी, उसके बाद रशिया ने। आज इंडिया भी न्यूक्लियर पावर देश है, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन, इससे एक सवाल पूछ ही लिया जाता है जी, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी बात करें तो इसके इमरजेंस के बारे में पढ़ेंगे और वो हमारी शुरुआत होगी 11वीं 12वीं के सिलेबस से ही, समझ लीजिए। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया, ठीक है जी। वर्साइलेस ट्रीटी हुई, लीग ऑफ नेशन ठीक से काम नहीं कर पाया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है 44 में, उसके उपरांत 45 में 2 ही ब्लॉक्स उभर के आते हैं जो सुप्रीम पावरफुल होते हैं और वो कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन बना देते हैं। तो जब लीग ऑफ नेशन फेल होता है ना पीस स्टैब्लिश करने में, तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की जाती है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। इसके एम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ वर्किंग ऑफ यूएन पढ़ेंगे। इसके जो ऑर्गन्स है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, कौन कौन से ऑर्गन्स है, जैसे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, जो उनको इन डिटेल पढ़ेंगे। पीस एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस पढ़ेंगे, इंटरनेशनल लॉ पे हमारा फोकस होगा और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसे आईसीसी भी कहते हैं उसको भी इन डिटेल हम इस यूनिट में समझेंगे। यूएन से जी एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल इकोनॉमी इन आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, जहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, भूमंडलीकरण के ऊपर, ग्लोबल गवर्नेंस एंड ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस या ब्रेटन वुड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। साथ ही साथ नॉर्थ साउथ डायलॉग, WTO जो गेट के स्थान पे आया था, G20 के बारे में पढ़ेंगे और ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश उन्हीं के नाम है, ठीक है जी। इन डिटेल इनकी उत्पत्ति समझेंगे, कब बनाया गया, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या उद्देश्य था और किस प्रकार से ये आज के समय में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना रोल अदा कर रहे हैं, वो समझेंगे। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम EU के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियन के बारे में, अफ्रीकन यूनियन में के बारे में, संघाई कॉरपोरेशन जिसे SCO भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और आसियान के बारे में पढ़ेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इनको इन डिटेल समझेंगे कि इनकी उत्पत्ति कब हुई है, जैसे आसियान की स्थापना हुई है 1967 में, ठीक है जी। वैसे ही सारे एसोसिएशन को देखेंगे कब कौन सा इस्टेब्लिश हुआ, किस उद्देश्य से इस्टेब्लिश हुआ। देखिए एक तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दूसरे वो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, जैसे कि UN, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इन डिटेल पढ़ लेंगे। जो नेक्स्ट है हमारा इस यूनिट में वो है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। आज के समय में कौन से चैलेंजेस है जो इंटरनेशनल लेवल पे सबको फेस करने पड़ रहे हैं। पहला तो टेररिज्म ही है, इंटरनेशनल टेररिज्म, आतंकवाद, जिसके बारे में पढ़ेंगे। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय में जिस पे फोकस करना चाहिए वो है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। सारी की सारी ट्रीटीज पढ़ेंगे जो एनवायरनमेंट पे हुई है, जैसे स्टॉकहोम, जेनेवा, पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो, सब इन डिटेल पढ़ेंगे। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स पे फोकस होगा हमारा कि मानव अधिकार मैंने बता ही दिया कब अपनाया गया उसके बारे में। माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज आज के समय में ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में समझेंगे। इससे संबंधित जो रिसेंट घटनाएं हो रही हैं उस पर फोकस रहेगा। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स,
कि कल्चर, आइडेंटिटी और रिलीजन इनका पॉलिटिक्स में क्या रोल है ये समझेंगे। यहाँ पे इस वाले सेक्शन में कहे तो रीसेंट आ जाता है एग्जाम में कि अभी क्या चल रहा है, इन दिनों क्या हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो मैंने अभी यूनिट 5 डिस्कस कर लिए। आज की वीडियो में मेनली हम 5 यूनिट पे ही फोकस कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2, वहाँ मैं अगले 5 पार्ट बताऊँगा। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको कहीं ना कहीं बता ही दिया है कि क्या है जो पहले 5 यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ रिवाइज करना बढ़िया रहता है, रिवीजन बेस्ट पॉलिसी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट 1 में हम कंसेप्ट और पॉलिटिकल ट्रेडिशन पढ़ेंगे। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर एंड सिटीजनशिप ये कंसेप्ट है। और लिबरलिज्म, कंजर्वेटिविज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म एंड इकोलॉजिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म ये पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है जिनको हम डिटेल में समझेंगे। पॉलिटिकल थॉट में हम लगभग 16-17 थिंकर हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना है। कन्फ्यूशियस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब, लॉक, रूसो, ठीक है जी। उसके बाद हेगल है, मैरी वोल्सनक्राफ्ट है, जे.एस. मिल है, कार्ल मार्क्स है, ग्रामसी है, हाना आरेंट है, फ्रेंटिस फैनन है, माओ ज़ेडोंग है, जॉन रॉल्स है। इनके विचार पढ़ेंगे, इनके द्वारा बनाए गए फिलोसफी, कंसेप्ट, इनकी लिखी हुई किताबें, उनकी पब्लिकेशन डेट इन डिटेल पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाले सेक्शन में हम पहले धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, फिर अर्थशास्त्र पढ़ते हैं यानी कि कौटिल्य पढ़ते हैं, फिर अगनसूता पढ़ते हैं, ज़ियाउद्दीन बरनी पढ़ते हैं, कबीर पढ़ते हैं। ये ट्रेडिशनल थिंकर्स आ जाते हैं। 15वीं शताब्दी तक का एक उससे पहले का टाइम पीरियड है, 15वीं शताब्दी से पहले का पीरियड, उन चीज़ों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, सर अरबिंदो घोष, E.V. पेरियार रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, M.N. रॉय, B.D. सावरकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। लगभग 20 थिंकर हैं जिनको हम इन डिटेल समझेंगे। इनकी लिखी हुई रचनाएं, फिलोसफी, कंसेप्ट और इन्होंने किस तरह से देश के राष्ट्रीय आंदोलन वाले संग्राम में अपनी भूमिका अदा की थी वो पढ़ेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में हम अप्रोचेस पढ़ते हैं, कॉलोनिज्म एंड डीकॉलोनिज्म की थ्योरी पढ़ते हैं, नेशनलिज्म पढ़ते हैं, स्टेट थ्योरी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल रिजीम्स पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन पढ़ते हैं, डेवलपमेंट पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पावर पढ़ते हैं, एक्टर एंड प्रोसेसेस पढ़ते हैं। इन डिटेल कंपैरेटिव स्टडी में हम ये देखिए थ्योरीज है जैसे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, अंडर डेवलपमेंट थ्योरी, इससे पहले भी हैं जैसे पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड। इनको इन डिटेल पढ़ेंगे, इनसे संबंधित थिंकर्स पढ़ेंगे। और यूनिट 5 इंटरनेशनल में अप्रोचेस 8-9 अप्रोचेस है जी, क्वेश्चन आ ही जाते हैं इनसे। आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शन, मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। कंसेप्ट पढ़ेंगे जहाँ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस में हम वेलफेयर नेशन के बारे में पढ़ेंगे, UN के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी है यूनाइटेड नेशन, ठीक है जी। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम ये ब्रिक्स के बारे में, WTO, G20 इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, आसियान वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। एवं कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में हम जो आज के समय में मुद्दे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि क्लाइमेट, टेररिज्म, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, ठीक है जी। अगले 5 यूनिट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या हमने पढ़ना है, क्या क्या हमारे सिलेबस में है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच।